हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। आज हम लोग बेटे कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूलाज को वन शॉट में कर रहे होंगे, मगर उससे पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर इसी फॉर्मूलाज के सारे नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और साथ ही साथ में आप सर्च कर लीजिए फिजिक्स ऑन टिप्स, आपको मिल जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, चलिए भाई तो शुरुआत करते हैं भाई। कुल मिला के 14 चैप्टर्स है और 14 चैप्टर्स के क्या क्या फॉर्मूलाज है, आप जैसे ही हम बोलेंगे तो आप अपने दिमाग में रिकैप करिए कि आपको क्या ये फॉर्मूलाज याद भी है, क्या आपको ये समझ आ भी रहा है या फिर बस सिर्फ ऐसा ही है। राइट गाइस, तो यहां से आपको अभी क्लियरिटी मिलती रहेगी कि भाई ये सारे फॉर्मूलाज आपको खुद से याद करने हैं। गॉट इट गाइस, तो चलिए यार शुरुआत करते हैं भैया। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की सारे फॉर्मूलाज लिख कर लाया हूं, तो कोई टाइम वेस्टेज नहीं है बेटे। सारे फॉर्मूलाज लिख कर लाया हूं तो कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। किसी को अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब कुछ तो एनी हाउ अवेलेबल है ही है। वैसे भी मार्केट में सब कुछ तो है ही है, मगर यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले अब यहां से एक सिंगल पेज में है, एक पेज में एक चैप्टर, एक पेज में एक चैप्टर, एक पेज में एक चैप्टर। गौर से देखना भाई, सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है, Q बराबर प्लस माइनस एनी। राइट बच्चा पार्टी, यहां से आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, यहां से आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। सो दूसरा देखो, आपका कुलाम्स लॉ बोलता है F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ अगर आप वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म इज लाइक K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप। फोर्स का वेक्टर फॉर्म इज लाइक K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप। और अगर इसको वेक्टर में लगाओगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। इसको अगर हम लोग वेक्टर में लगाएंगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा गाइस। उसके बाद आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस वाला फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस अगर फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होता है गाइस, तो सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा। गॉट इट गाइस। इसके बाद आप गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा गाइस के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो यार किसी भी एक पॉइंट पर जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर ऐड हो जाएगा। गॉट इट गाइस, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस, दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये दोनों जो चार्जेस कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बेटे। और अगर आपको बताऊं तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये आपका इस एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। राइट बच्चा पार्टी, आगे देखिएगा यहां से मैं देखता हूं तो अगर किसी भी डाइपोल की वजह से किसी एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। और अगर किसी शॉर्ट डाइपोल की वजह से देखना होगा तो ई एक्चुअल होता है 2kp बाय आर क्यूब। ई एक्चुअल होता है 2kp बाय आर क्यूब। भाई देखो, थोड़ा सा सेशन को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हो सकता है कि YouTube हमें भी थोड़ा सा पुश दे दे, हमारे सेशन को भी पुश दे दे। पहले हम जब करवाते थे तो दुनिया भर के बच्चे आते थे, राइट, बीच में मैं इनएक्टिव हो गया था, मगर अभी आप लोगों के हाथ में है। अगर आपके लिए मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग मेरे लिए थोड़ी सी तो मेहनत कर सकते हो। गॉट इट गाइस, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, सिर्फ शेयर करना है भाई सेशन को, है ना। अपने दोस्त लोगों को बुला लो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, प्रॉपर सारे फॉर्मूलाज लिख के लाया हूं। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि भाई ई एक्चुअल जो है वो 2kp बाय आर क्यूब है। गॉट इट गाइस। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा, तो आप कह रहे हैं सर kp बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आप कह रहे हैं सर
KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहा तो आप कह देंगे बेटे KP बाय आर क्यूब। मानी बोला जाए तो ई एक्शियल जो होता है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये जो आपकी क्विक रिवीजन है ना, ये आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी। गॉट इट गाइस? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहां तक तो समझ आ गई चीजें आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूं गौर से देखना। मैंने कहा टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा होता है। मैंने कहा टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा होता है। अगर डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, जिसको आप P क्रॉस E भी लिखते हैं। तो कोई अगर आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछेगा तो आप कह देंगे इट इज PE, माने थीटा 90 डिग्री होता है। और अगर कोई आपसे मिनिमम टॉर्क पूछ लेगा तो आप कह देंगे सर मिनिमम टॉर्क 0 होता है, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री की कहानी चल रही है यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बेटे? यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब बातचीत होती है बेटे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर क्या क्या होता है? तो वहां पर क्या क्या होता है? आप देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये Q और L होता है तो हम dQ डिवाइड करते हैं और यहां से Q बाय L आपको पता होना चाहिए लैम्बडा होता है, और dQ जो होता है वो लैम्बडा DL होता है। ठीक है ना, लैम्बडा DL होता है। सर आपके PYQs वाले सेशन देखा, मजे आ गए सही में, ऑलमोस्ट सारे PYQs बने थे। क्या बात है, वेरी गुड यार। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपने कर लिया। अब कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है ना, वो एक अलग चीज है। तो आप गौर से देखिएगा बच्चा, अब गौर से देखिएगा। सर जो DF है ये क्या है? अगर छोटा फोर्स लगता है तो KQ0 DQ बाय आर स्क्वायर आर कैप, KQ0 DQ बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये एक स्मॉल फोर्स है इस पूरे के पूरे लीनियर चार्ज की वजह से। और अगर टोटल फोर्स चाहिए होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और DQ की वैल्यू पुट करते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा अभी, है ना, ये PDF आपको मिल जाएगा अभी टेलीग्राम पर। आगे बढ़ते हैं बेटे, तो आगे क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्या है मेरे बच्चा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है? कह रहा सर सिग्मा बराबर Q बाय A। सर सिग्मा बराबर Q बाय A, तो यहां से गौर से देखो, गौर से देखो, DQ सिग्मा DA होगा और वॉल्यूम वाले में DQ रो DV होता है। वॉल्यूम वाले में DQ रो DV होता है बेटे। तो यहां से अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं सो इट इज KQ0 सिग्मा DA बाय आर स्क्वायर, इट इज KQ0 रो DV बाय आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, राइट बच्चा पार्टी, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। अच्छा, अगर रिंग है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है और उसकी वजह से किसी भी P पॉइंट पर उसने हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा तो हम क्या करेंगे बेटे? तो हम कह देंगे इट इज KQX बाय A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो इट इज KQX बाय A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। कहानी क्लियर है भाई? यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई बोले सर सेंटर पे कितना होगा तो आप कह देंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, क्योंकि X आपका 0 होता है भैया। और बहुत आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपके लगभग सारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट्स। क्या बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट यू गाइज आर एडमायरिंग दिस थिंग, यू गाइज आर सेइंग कि यार ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूं। बस अब आपकी मेहनत की बारी है, और जब आप मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे ना तो फिर मुझे बहुत मजे आएंगे, है ना। और अभी तो बहुत कुछ जो है ना आप देखोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? तो फ्लक्स होता है E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, यानी कि इट इज EA कॉस थीटा या E डॉट ए या फिर E डॉट ए। बात समझ में आ रही है?
या फिर E डॉट ए, तो यहां से आपको ये मिला, तो फ्लक्स मिला E डॉट ds। फ्लक्स क्या मिला बेटे? E डॉट ds। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे। तो जैसे ही फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है, गॉस थ्योरम आता है, और गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता है पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। 5 नंबर का भी सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। सो गॉस इज सेइंग E डॉट ds इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत क्लियर है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं आपका इसके एप्लीकेशन के ऊपर। आपका ये लीनियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है देन इट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देन इट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कभी ग्राफ पूछेगा तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह देंगे भाई। अच्छा दूसरा एप्लीकेशन होता है शेल की वजह से, जो अभी सैंपल पेपर में पूछा गया है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड आउटसाइड इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर बात आती है इनफाइनाइट शीट की। तो इनफाइनाइट शीट क्या बोल रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट क्या बोल रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहानी क्लियर हो गई भाई। अच्छा दो शीट्स अगर रखे हुए हैं तो क्या होगा? फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होता है, ठीक है ना? क्या मेरी, अच्छा वेक्टोरियली तो माइनस है मगर प्लस मैग्नीट्यूडिकली प्लस कर दोगे, इधर भी प्लस होता है और इधर माइनस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे? है ना बच्चे? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ये था आपका चैप्टर 1। कुल मिला के 3 पेज के अंदर हमने आपको चैप्टर निपटा दिया। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। जब ये पीडीएफ आपको मिलती है तो आप इसको देख सकते हो। जब आप अभी पेपर में जाएंगे तो आप इसको जो है ना, मतलब जब आप रिक्शे में भी जा रहे होगे तो आप इसको जो है ना फटाफट आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, फटाफट आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से आपको करना है, ये कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला है, कोई मिस ना हो जाए दिमाग से। तो ये एक छोटा सा हैंडबुक सॉर्ट ऑफ है आपके लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो आई होप ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं भैया तो सेकंड चैप्टर की तरफ। तो यार हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आपके सामने है बेटे, ठीक है ना। अब सेकंड चैप्टर में क्या करेंगे? पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर निपटाएंगे फटाफट। ये चैप्टर ने 15 मिनट ले लिया क्योंकि शुरुआत भी करी थी, मगर अब 10 मिनट के अंदर अंदर निपटाएंगे, क्योंकि हमारा गोल है कि इस पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलाज को 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाना है। पूरा गोल है 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाना है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, V बराबर के क्यू बाय आर है ना। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या बोलता है भाई? के क्यू बाय आर। अरे है ना, बोलो। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है वो कह रहा है सर एक पॉइंट पर जो है ना आपके बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना तो ऐड करते हैं। स्केलर है, कभी अगर चार्ज माइनस आ गया तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा जिस तरीके से आप डाइपोल पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, तो भाई चैप्टर 2 में भी डाइपोल होता है। और डाइपोल क्या होता है? Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। सिमिलरली आपने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा एक्शियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से, यहां पर आप एक्शियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पढ़ते हैं, व्हिच इज Kp बाय r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे। अब आप V एक्शियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, V एक्शियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल इज Kp बाय r स्क्वायर, Kp बाय r स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, V इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो 0 होता है, आप सभी बच्चों को पता है। ये बड़ी क्विक रिकैप है, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज। गॉट इट गाइस? अगर जनरल पॉइंट पर कोई पोटेंशियल पूछेगा तो Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर होता है। याद रखना, ये फॉर्मूला पेपर में मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप कह देंगे सर पोटेंशियल एनर्जी है KQ1 Q2 बाय R12, KQ1 Q2 बाय R12। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो अलग चीज होगी। ये तो 2 चार्जेस थे, अगर 3 चार्जेस है, 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो ये वो वाली बात हो गई ना, पति पत्नी वो। तो ये वो तो बीच में अड़ंगे डालेगी ही डालेगी। तो इसका मतलब इसके साथ भी बातचीत, इसके साथ भी बातचीत, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इंटरैक्शन भाई, इंटरैक्शन। तो यू हो गया तेरा
के Q1 Q2 बाय R12 भैया दोनों का, फिर 2-3 का, फिर 1-3 का। इसके ऊपर क्वेश्चंस है, आप ऑलरेडी सेशंस आपके पास है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो क्या होगा भाई? तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, उस कंडीशन में यू विल बी सीइंग दैट दिस इज Q1, दिस इज Q2, है ना? तो ऑलरेडी देखिए यहां पर जैसे वो होता है ना, चीटिंग होती है, तो ये बंदी इस बंदे के ऊपर चीट कर रही है, ये बंदा इस बंदी के ऊपर चीट कर रही है, क्योंकि इस बंदी का बाहर दुनिया में एक बंदा है और इस बंदे का बाहर दुनिया में एक बंदी है ना? तो असल में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है। तो भैया जब ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है तो पहले वाले का ऑलरेडी लाने में वर्क डन होगा Q1V, और इसको लाने में वर्क डन होगा Q2V, और आपस में तो ये कर ही रहे थे, तो दिस इज Q1 Q2 बाय R12। अरे हाँ ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ, सर मैं आपकी फीलिंग समझ सकता, करे पढ़ाई कर ले, ठीक है? तो E बराबर माइनस dV बाई डी आर होता है भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज E बराबर माइनस dV बाई डी आर, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले पेज पे। तो सर जिस तरीके से आपने बोला कि फील्ड के अंदर अगर डाइपोल रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, हमने कहा भैया बिल्कुल करता है। तो अगर वो डाइपोल रखेंगे तो वो घूमने की कोशिश करता है ना? और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके अंदर, कितनी भाई? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 कुछ थीटा है, तो यू होगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो यू कितना होगा बेटे? माइनस पीई कॉस थीटा। तो यू हो गया माइनस पी डॉट ई। यू क्या हो गया बच्चा? माइनस पी डॉट ई। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, थीटा 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, थीटा 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, मैक्सिमम होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इस पूरे पेज पे जो यहां वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने एक्सपोज्ड वीडियो में भी बताया था कि भाई जो कैपेसिटर वाला पार्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एग्जामिनर को इससे बहुत प्यार है, लगभग हर साल पेपर में दिया है, इस साल के सैंपल पेपर में भी दिया है ना? तो कैपेसिटर की बात करेंगे, Q बराबर CV। अगर आगे देखोगे तो C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटर होता है भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और अगर 1/C सीरीज देखेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 और ऐसे करते करते 1/CN। और पैरेलल में ये कैपेसिटर ऐड होता है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है जी। अगर मैं बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा तो कैपेसिटर बनेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और अगर ये T D के बराबर हो गया तो ये मेरा जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? K टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा तो असल में उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए जो मेरा C होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी होता है मेरे बच्चे। वो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी होता है बच्चा बाड़ी। अच्छा, एक कैपेसिटर की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 1/2 CV स्क्वायर होता है, जिसको आप 1/2 QV भी लिखेंगे, जिसको आप 1/2 Q स्क्वायर बाय C भी लिखेंगे। और फिर आगे बढ़ते भैया कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे। अगर दो कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में लगाया तो पोटेंशियल शेयर करते हैं और उसका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे भैया, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है भैया हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। तो यू मिला 1/2 CV स्क्वायर। तो यू बाय वॉल्यूम यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोले तो एनर्जी डेंसिटी जो आप EM वेव्स में भी पढ़ते हो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
And with this, we are done with this chapter in 7 to 8 minutes. बताइए बच्चे, क्या ये चैप्टर आपको समझ में आया? बहुत सिंपल था। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बच्चा पहाड़ी? एवरीबॉडी आस्किंग यू गाइस। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है। चलिए भाई अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे भैया। अगले चैप्टर को भी निपटाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितने पेजेस में है ये चैप्टर। तो भैया एक ही पेज का चैप्टर है भाई, ओनली वन पेज, ओनली वन पेज है ना। तो भाई इसके अंदर है अपने पास 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 लाइनें, एक पेज, चैप्टर 3 कंप्लीटेड। सही है, सही है। आइए जरा देखते हैं। सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट करंट का आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भैया। तो आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, याद है कि नहीं है? आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो आप देखिएगा अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो वो होता है डी क्यू बाई डी टी, तो वो होता है डी क्यू बाई डी टी। आगे देखिए भैया, ओम्स लॉ की बात कर रही है तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा ठीक है भाई, तो R का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। पता है? पता है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसी से आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज निकलेंगे। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ई बाय एम इंटू टाउ। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ई बाय एम इंटू टाउ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाय एम इंटू टाउ। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटे। अगर इसको वेक्टोरियली देखोगे तो ये माइनस ई बाय एम इंटू टाउ होगा। अगर मैं इसको वेक्टोरियली देखूंगा तो ये माइनस ई बाय एम इंटू टाउ होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ये ई बाय एम होता है या ना भाई? फोर्स पर यूनिट मास चार्ज इंटू क्यू ई बाय एम। चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ई होता है कि नहीं होता है? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर है ना बेटे? इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो करंट क्या होता है? NEA इंटू वीडी। सर आई क्या होगा? NEA इंटू वीडी। और अगर करंट पर यूनिट एरिया की बात करें तो उसको डेंसिटी बोलते हैं, J बोलते हैं। अच्छा NE तो ठीक है, अगर मैं VD की जगह उसकी वैल्यूज पुट करूं तो यहां से मुझे मिलेगा J बराबर NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू E बाय एम। समझ आया कि नहीं आया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रेजिस्टेंस की चीजें लिखते हैं तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो ml बाय NE स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ आता है, और रेजिस्टिविटी उसी का उल्टा हो जाता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई सिग्मा जो है वो 1 बाय रो होता है यानी NE स्क्वायर टाउ बाय एम, तो क्या मैं यहां पर सिग्मा नहीं लिख सकता? क्या मैं ये नहीं लिख सकता J बराबर सिग्मा ई? या मैं अगर सिग्मा को उधर भेजूं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता E बराबर रो इंटू जे? एक और फॉर्मूला, एक और चीज जो आपको लर्न करने की जरूरत है, दैट इज म्यू इज VD बाई ई। मानी आपका मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहानी क्लियर है कि नहीं है? यस सर, यहां तक समझ में आ गया। सर अगर रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज में लगाया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। आ रही है बात समझ में? अगर यही रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में लगाता हूं तो आप क्या करेंगे? 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश 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 1 बाय Rn, 1 बाय Rn। अच्छा आगे देखिएगा, टेम्परेचर के साथ अगर रिलेशन है तो R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और साथ ही साथ में बेटे रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आगे बढ़ते हैं भाई। एक आपका रेजिस्टेंस है, एक आपका रेजिस्टेंस है वो किसी सेल के आगे कनेक्टेड है। एक आपका रेजिस्टेंस है वो किसी सेल से कनेक्टेड है और उस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर करंट निकलेगा तो डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, तब होता है V बराबर E माइनस आई आर। करंट अंदर जाएगा तो चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, तब होता है V बराबर E प्लस आई आर। तब होता है V बराबर E प्लस आई आर। अच्छा और देखिएगा जरा, अगर आप सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में EMF ऐड होते हैं और रेजिस्टेंस भी ऐड होते हैं। मगर मैं पैरेलल की बात करूं तो भैया E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डैश 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 EN बाय RN प्लस डैश 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 EN बाय RN।
क्लियर हो गया भाई। अगर मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करता हूं तो आई मिलता है Ne/R प्लस NR/M, जिसको आप बोलते हैं MNE/MR प्लस NR। आई बात समझ में? चले आगे बढ़ते हैं भैया। तो आई आपका मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है बच्चा, सही है ना। आगे बढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ की तरफ। तो किरचॉफ्स लॉ केसीएल क्या बोल रहा है कि भाई डेल्टा आई का सम किसी भी जंक्शन पर जीरो होता है, जितना करंट आया उतना करंट चला गया, और समेशन ऑफ ईएमएफ इज समेशन ऑफ आईआर। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बढ़ते हैं आगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोल रहा है भाई? P/Q बराबर R/S, बैलेंस्ड कंडीशन होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो होता है। अच्छा हीट वाला कॉन्सेप्ट देखिए, पावर को VI बोल सकते हैं या I²R बोलते हैं या V²/R बोलते हैं। तो हीट जो होता है वो VI इंटू टी होता है, जिसको मैं बोल सकता हूं I²RT या जिसको मैं बोल सकता हूं V²/R इंटू टी। और 1 किलोवाट हावर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। कंप्लीटेड चैप्टर 3 इन अ सिंगल पेज। बताइए कैसा लगा आपको? कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसने बहुत हेल्प करी कि नहीं करी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4। तो भैया चैप्टर नंबर 4 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 बोल रहा है आपका कि सर dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय R²। अरे भैया बायोट सावर्ट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, है ना। और अगर इसको वेक्टोरियली लिखोगे तो आर कैप लिख दोगे। बात समझ में आ रही है? आर कैप का मतलब होता है आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड। तो ये मिला आई dl क्रॉस आर। तो dB क्या हुआ? μ0/4 पाई आई dl क्रॉस R/R³। अगर आगे बढ़ते हैं तो μ0/4 पाई का वैल्यू भी पता होना चाहिए। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0I/4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। ये सभी चीजें वन शॉट डिटेल वन शॉट्स में करा रखी है। ये तो कुछ ऐसा है कि लास्ट टाइम पे बस आपको पेपर में जाना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर को रिवाइज करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से किसी भी एक्चुअल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो μ0I/A² 2 इंटू x² प्लस a² की पावर 3/2। 2 इंटू x² प्लस a² की पावर 3/2। भैया सेंटर पे x0 है, सेंटर पे क्या है बेटा? x0 है। सही है यार, सही है यार। अच्छा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? μ0I/2a, μ0I/2a। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 2 पाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये μ0 इंटू 2IA/4 पाई x² प्लस a² की पावर 3/2 भी होता है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो I इंटू ए होता है, वो I इंटू ए होता है बेटे। समझ आ रही है ना बात? आ रही है ना बात समझ में? अच्छा तो B क्या होगा? μ0 इंटू 2m/4 पाई R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है बेटे। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलता है मुझसे? बोल रहा है सर B.dl इज इक्वल्स टू μ0 इंटू आई टोटल। B.dl फॉर एनी क्लोज सरफेसेस μ0 इंटू आई टोटल। आगे बढ़ते हैं, सोलेनोइड की बात करते हैं। अगर सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका μ0 इंटू NI होता है, वो आपका μ0 इंटू NI होता है। और स्मॉल n की बात करेंगे सो देन आई कैन से दैट इट इज N/L। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। है ना बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो सर वो फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटे? QVB साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं भाई, तो फोर्स बराबर QV क्रॉस B हो जाएगा। फोर्स बराबर बेटे QV क्रॉस B हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, थीटा अगर 0 डिग्री है तो फोर्स भी 0 है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम लगता है भाई। और उधर जिस सर्कल में पार्टिकल घूमेगा उसका रेडियस होता है mv/qb। कितना होता है बेटे? mv/qb। बात समझ में आ रही है? और टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। टाइम पीरियड क्या होता है बेटे? 2πm/qb। और फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल माने qb/2πm।
अगर कुछ थीटा एंगल से भेजेंगे तो वहां पर जो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, या तो वो रेडियस मांगेगा तो आपको mv sin थीटा लगाना पड़ेगा। टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर पिच अगर मांग लिया तो पिच होता है बेटे 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यूबी, 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यूबी। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो चैप्टर 4 को 2 पेज में निपटाया है, एक पेज पीछे हो गया, एक पेज ये रहा भैया। लॉरेंट्ज फोर्स क्या बोल रहा है? सर F बराबर Fe प्लस एफ बी, सर F बराबर Fe प्लस एफ बी, मानी फोर्स हुआ आपका QE प्लस QV क्रॉस बी, QE प्लस QV क्रॉस बी। तो नेट फोर्स हुआ Q इंटू E प्लस V क्रॉस बी, Q इंटू E प्लस V क्रॉस बी। और वेलोसिटी सेलेक्टर बोलता है कोई भी पार्टिकल अगर क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो जो आगे जाएगा तो उसका वेलोसिटी होना चाहिए E बाई बी के बराबर। ये चैप्टर 8 EM वेव्स में भी ये सेम फॉर्मूला आता है। सर अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ILB साइन थीटा, बोले तो IL क्रॉस बी, बोले तो IL क्रॉस बी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर अगर मैं आगे बोलता हूं तो यहां पर करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। नाना भाई नाना, तो अगर करंट सेंसिटिविटी की बात और आगे करो तो फाई बाई के, फाई बाई बी एन ए, फाई से फाई काट दे मेरे बच्चे तो ये आया बी एन ए बाई के। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आया बेटे? बी एन ए बाई के। अच्छा वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो वो फाई बाई वी होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बेटे? फाई बाई वी होता है, बोले तो फाई बाय आई आर या आई एस बाय आर, या फिर क्या हो रहा है? आई एस बाय आर हो रहा है। तो यहां पर मेरा V आया BNA बाय KR। सैंपल पेपर में सवाल पूछा था ना भाई इससे कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे भाई बिल्कुल तुम्हारे सामने है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपने कहा सीरीज पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस, बोले तो शंट लगा दो, बोले तो शंट लगा दो, और IGRG को I माइनस IG इंटू एस लगा दो। तो शंट का फॉर्मूला अगर आएगा तो शंट का फॉर्मूला अगर आएगा तो वो IGRG बाई I माइनस IG हो जाएगा। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रहा भैया, उसके सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो और उस केस में V बराबर I RG प्लस R हो जाएगा। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है और कुछ D दूरी पर रखा हुआ है तो आप कह देंगे सर आपका फोर्स जो लगता है वो म्यू नॉट इंटू 2I1I2 बाई 4 पाई डी इंटू एल लगता है। अगर मैंने ये भी बोला आपको कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बनिया साइन थीटा। ये चैप्टर 4 है आपका, इसी के साथ चैप्टर 4 निपट गया है। अब समझ आया आपको? चलिए भाई बढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 की तरफ, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 5 कितने पेजेस में है? ये भी 1.5 पेज में है। तो 1.5 पेज के अंदर चैप्टर नंबर 5 को खत्म करते हैं भैया। चैप्टर 5 क्या बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट है, डाइपोल है, तो वो मैग्नेट के जो अंदर का लेंथ है और जो बाहर का लेंथ है वो बराबर नहीं होता है। तो मैग्नेट के अंदर पॉइंट चार्जेस होते हैं और उनका जो रेशियो होता है वो 0.84 होता है। अगर दो मैग्नेट रखे गए हैं तो ये कूलम्ब्स लॉ जैसा ही बिहेव करेगा। दोनों मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लगेगा QM1 M2 बाय R स्क्वायर। और साथ ही साथ में बेटे अगर क्योंकि डाइपोल है तो उसके डाइपोल मोमेंट को M लिखते हैं। मैग्नेटिक है ना इसलिए M लिखा, इलेक्ट्रिक होता तो P लिखता। नेक्स्ट पार्ट आई विल से एक्शियल पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो 2kmr बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली चैप्टर 1 का रेप्लिका है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जहां पर पहले kp बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 होता था, इस चैप्टर में km बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। अगर मैं आगे बोलूं तो एक्शियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 2km बाय R क्यूब होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड km बाय R क्यूब होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल।
बी एक्शन इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल, बी एक्शन इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। सर टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा होता है, तो टॉर्क होगा एम क्रॉस बी, मैक्सिमम टॉर्क इज एम बी, मिनिमम टॉर्क इज 0। अगर डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, अगर डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वो घूमने की कोशिश करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा। थीटा 1 0, थीटा 2 90, सो यू इज माइनस एम बी कॉस थीटा, बोले तो माइनस एम डॉट बी। फिर वही बात आएगी, अगर थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा अगर 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आगे बढ़ते हैं भाई, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डीएस 0 होता है भाई, बी डॉट डीएस 0 होता है, तो एम को क्या बोलूंगा, एम मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं, आई इंटू ए। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, तो करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की वजह से होता है भैया मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन की वजह से एंगुलर मोमेंटम। अगर आप गौर से देखेंगे तो आई होता है क्यू बाई टी, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, ईवीआर बाई 2। और उसके बाद आपका, अगर मैं बोलूं तो यहां से गौर से देखो भाई, गौर से देखो, ये तो म्यू एल हो गया, आई ए ईवीआर बाई 2। हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, एल क्या होता है, एल क्या होता है आपका, एल क्या होता है, NH बाई 2 पाई। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका कौन से चैप्टर से आता है, ये एटम्स वाले चैप्टर से आता है, ठीक है ना। और एल और क्या होता है, एल और क्या होता है, MVR होता है। अगर मैं इस म्यू एल को एल से डिवाइड कर दूं तो वो E बाय 2m हो जाएगा। तो यहां से म्यू एल मिला E बाई 2m इंटू एल। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है यार। और डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस लग गया, ठीक है ना। और अगर मैं एल की जगह NH बाई 2 पाई लिख दूं तो इसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। ये आपका कुछ फॉर्मूलाज थे। आगे बढ़ते हैं भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर जैसे सोलेनॉइड है, करंट पास कराया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो स्पेस में रखा हुआ है, विच इज म्यू नॉट इनटू एनआई। अगर उसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया तो उसके सरफेस पे कुछ करंट इंड्यूस होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको मैग्नेटाइज्ड फील्ड बोलते हैं। और इंड्यूस्ड फील्ड यानी टोटल फील्ड जो होगा, दोनों का सम हो जाएगा, म्यू नॉट एनआई प्लस म्यू नॉट एनआई एम। और एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, वो कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, एच बोलते हैं एनआई, तो बी नॉट हो गया म्यू नॉट एच। और जो मटेरियल है उसके अंदर कितना ज्यादा इंड्यूस हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ एम बोलते हैं एनआई एम, तो बीएम हो गया म्यू नॉट इंटू एम, तो बीएम हो गया म्यू नॉट इंटू एम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। तो म्यू नॉट क्या होता है भाई, बी नॉट बाई एच, बी नॉट बाई एच। तो बी क्या हुआ, म्यू एच। और अगर किसी म्यू को देखेंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। और एक और चीज देखो, ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं जिसको, वो होता है एम बाई एच, वो होता है एम बाई एच। और उसके साथ जो रिलेशन होगा म्यू आर का, सो म्यू आर इज 1 प्लस काई, सो म्यू आर इज 1 प्लस काई। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइस। यस बच्चों।
चले आगे बेटे। सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर गाइस, चैप्टर नंबर 6। एक ही पेज में चैप्टर नंबर 6 हम करा रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 6 को भी एक ही पेज में खत्म करेंगे। क्या बोल रहा है चैप्टर 6 के अंदर? सबसे पहले पूछेगा आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए। अगर कुछ एंगल बनाएगा तो बी ए कॉस थीटा। पूरे बड़े सरफेस के लिए यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं फाई एम एस बी डॉट डी एस, क्योंकि छोटे सरफेसेस की बात हो रही है। अगर मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देखूं तो वो डी फाई बाई डी टी होता है फराडे लॉ के अकॉर्डिंग, और लेंस उसको कहता है E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। लेंस उसको कहता है बेटे E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? आगे गौर से देखिएगा, ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ, उसको बोलते हैं BLV। सर मोशनल ईएमएफ क्या होता है? BLV। अगर मैं और देखूं, फोर्स जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगता है भाई? ILB। और I की जगह अगर मैं BLV बाय R कर दूं तो यहां से मेरा फोर्स का फॉर्मूला भी आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, वो भी आ जाएगा। सर सेल्फ इंडक्शन बहुत जरूरी होता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो फाई इज इक्वल्स टू LI होता है, जहां पर L होता है सेल्फ इंडक्शन, जिसका फॉर्मूला अगर आप डेरिवेशन में देखते हो तो म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू A बाय L होता है, जहां पर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n के टर्म में इट इज म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू A इंटू स्मॉल l होता है। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो फ्लक्स होता है MI, तो EMF होता है माइनस M DI बाई dt। अच्छा M की बात करें तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू A बाय L, म्यू नॉट N1 N2 इंटू A बाय L, या फिर म्यू नॉट N1 N2 इंटू A इंटू स्मॉल l। आगे देखते हैं भाई, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होता है इंडक्टर में 1/2 LI स्क्वायर, जिस तरीके से कैपेसिटर में 1/2 CV स्क्वायर, यहां पर 1/2 LI स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ते हो आप इसको। दो कॉइल्स अगर रखे गए हैं तो किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको बोलते हैं M बाई रूट L1 L2, जिसको बोलते हैं बेटे M बाई रूट L1 L2। उसके आगे जनरेटर वाली कहानी आती है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर E नॉट बराबर NBA ओमेगा। और अगर कोई भी रॉड घूम रहा है तो रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है? उसका ईएमएफ होता है 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। ये था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6। कितने कम से कम ड्यूरेशन में आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, ये आपने समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, व्हिच इज चैप्टर नंबर 7। और ये चैप्टर हमने समझाया है आपको पूरे के पूरे 2 पेजेस के अंदर भाई, है ना? तो भाई 2 पेजेस के अंदर चैप्टर 7 समझते। सबसे पहले कोई भी कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट 0 होता है। हाफ साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू 2I नॉट बाई पाई होती है ना भाई? अच्छा आरएमएस करंट क्या होता है? I नॉट बाई रूट 2। आरएमएस ईएमएफ मतलब आरएमएस ईएमएफ क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज क्या होता है? E नॉट बाई रूट 2। E होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, I होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अलग अलग सर्किट्स पढ़ते हैं। अगर प्योर रेजिस्टर की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस 0 होता है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। अगर मैं प्योर इंडक्टर की बात करूं तो आपका I होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोले तो करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। I नॉट को E नॉट बाय XL भी बोलते हैं, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपका XL होता है ओमेगा L के बराबर। ओमेगा L बोले तो 2 पाई न्यू L। अगर मैं प्योर कैपेसिटर की बात करूं तो उस कंडीशन में करंट लीड करता है ईएमएफ से 90 डिग्री से। तो I नॉट हुआ E नॉट बाय XC, तो XC हुआ बेटे 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय 2 पाई न्यू C, 1 बाय 2 पाई न्यू C। सर E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा बेटे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा। अगर मैं बात की बात करूं तो I नॉट को E नॉट बाई Z भी लिख सकते हैं। Z क्या होता है भाई? इंपेडेंस होता है अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पता है ना ये बात आपको? तो ये था LR अगर सीरीज में लगा हुआ है। सर अगर C और R सीरीज में लगा हुआ है तो करंट कुछ 5 डिग्री से आगे करेगा, लीड करेगा।
आई नॉट को ई नॉट बाई जेड बोलते हैं, और इस कंडीशन में जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका इंपेडेंस ट्रायंगल होता है। tan फाई की बात करेंगे तो वो एक्सएल बाय आर होता है, क्योंकि आर हमेशा बेस होता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं सर, सीरीज एलसीआर सर्किट में आर एल सी कनेक्टेड है। ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं, तो आई नॉट जो होता है वो ई नॉट बाई जेड होता है। सर आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाई जेड के बराबर होगा, तो जेड जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी के होल स्क्वायर का रूट होगा। z जो होगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होगा बेटे। अगर हम इंपेडेंस ट्रायंगल की बात करेंगे तो सामने एक्सएल माइनस एक्ससी, बेस में आर। अब या तो एक्सएल एक्ससी से बड़ा होगा या एक्सएल एक्ससी से छोटा होगा, है ना, या बराबर होगा। बड़ा होगा तो इंडक्टिव सर्किट, छोटा होगा तो कैपेसिटिव सर्किट। यदि बराबर होगा तो रेजोनेंस का केस होगा, और रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई रूट एलसी। उस केस में जेड आर के बराबर होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है। फिर आगे बात आती है क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूला की, जो होता है 1/r रूट एल बाई सी। सर पावर क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर विच इज आर बाय जेड, और इसी के साथ एलसी में क्या है, सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट एलसी, 1/2 पाई रूट एलसी। सर एलसीआर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, रेजोनेंस की केस में उसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, और पावर एवरेज जो होता है वो ई आर एम एस आई आर एम एस होता है। प्योर इंडक्टर की केस में फाई 90 डिग्री होता है, एवरेज पावर जीरो होता है, एवरेज पावर जीरो होता है। और प्योर कैपेसिटर के केस में भी फाई 90 डिग्री होता है, तो एवरेज पावर इधर भी जीरो होगा। ट्रांसफॉर्मर की बात करें, हर साल पेपर में आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये फॉर्मूला याद रखना है, N2 बाय N1 E2 बाय E1 के बराबर होता है, या फिर विच इज इक्वल्स टू I1 बाय I2। फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, तो आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, सॉरी वो एफिशिएंसी की। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो N2 बाय N1 हो गया, सो एफिशिएंसी की। And with this, we are done with this chapter number 7 as well. क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया? Let us move on to the next chapter, chapter number 8, EM waves. सर EM waves को एक पेज में कैसे निपटाते हैं, आइए जरा फटाफट करते हैं भाई, आइए जरा फटाफट करते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, वो आपका IC प्लस ID होता है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन है, E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, B डॉट ds बराबर 0, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID, E डॉट dl बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। कहानी हो गई क्लियर? अगर मैं एनर्जी डेंसिटी पढ़ता हूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, जहां पर ई आर एम एस को मैं ई नॉट बाई रूट टू बोलता हूं, जहां पर ई आर एम एस को मैं ई नॉट बाई रूट टू बोलता हूं। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो म्यू ई क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई टू का होल स्क्वायर, और आई कैन से 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। म्यू बी की बात करें तो इट इज बी आर एम एस स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। तो आपका एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिस P इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल्स टू U बाई सी। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं आगे बोलूं आपसे, ठीक है ना, अगर मैं आगे बोलूं तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। डायरेक्शन ऑफ वेव की क्या होती है, E क्रॉस B होती है, हमेशा याद रखना। E नॉट बाई बी नॉट सी होता है, और C जो होगा वो 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है भाई?
तो विद दिस 8 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8 चैप्टर्स हमारे कितनी देर में खत्म हो गए भाई? 50 मिनट के अंदर। ठीक है ना? बचते कितने? 6 चैप्टर, वो भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना? ज्यादा तो है ही नहीं उसके अंदर कुछ। बाकी मॉडर्न फिजिक्स तुमको पता ही है कितना जल्दी खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 2 पेजेस में खत्म करेंगे। सबसे पहले आपका v1 by v2 μ2 by μ1 होता है, पता है ना? ये बात है ना? स्पीड इन मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटे। सो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो एंगल आई तो एंगल आर के बराबर हो गया। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 by μ1, है ना? मिरर फॉर्मूला 1 by v प्लस 1 by u बराबर 1 by f, या फिर मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू, या फिर मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू। आगे बढ़ते हैं, इसी का एप्लीकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं, और शिफ्ट जो होता है वो t1 माइनस 1 बाई म्यू भी होता है, जहां पर t आपका रियल डेप्थ होता है। TIR में साइन IC आपका 1 बाई म्यू होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है। और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है तो μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू बराबर μ1 माइनस μ2 बाई आर। बात आएगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, तो वो कह रहा है 1 बाई एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। याद रख लेना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, और मैग्निफिकेशन होता है v बाय यू विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो भाई। आगे बढ़ेंगे, पावर होता है 1 बाय एफ, और कॉम्बिनेशन में अगर लेंसेज रखे हैं तो पावर होता है f1 प्लस f2, सॉरी p1 प्लस p2, और 1 बाय f होता है 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। प्रिज्म की तरफ बढ़ते हैं। प्रिज्म क्या कह रहे हैं? a प्लस डेविएशन इज i प्लस इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल। अगर डेविएशन मिनिमम है तो i1 i2 के बराबर होगा, r1 r2 के बराबर होगा, तो r a बाई 2 होता है, और i जो होता है वो a प्लस डेल m बाई 2 होता है। और इसके बाद अगर मैं बोलूं तो आपका म्यू जो होता है वो साइन a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 होता है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों की? क्या इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना बेटे? मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे को यहां पर कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कह रहा है? अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है, अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है तो मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी बाई एफ। और केस 2 की बात करें तो u जो होता है वो आपका अगर इंफिनिटी पर है, अगर फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर होती है, v इंफिनिटी पर है, तो m आपका d बाई एफ होता है, तो m आपका d बाई एफ होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केस 1 में अगर इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ ई। और दूसरा, अगर v आपका इंफिनिटी पर है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, तो मैग्निफिकेशन VO बाई UO डी बाई एफ ई होता है, डी बाई एफ ई होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो केस 1 में v को d बराबर बोलते हैं, तो m माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है। और केस 2 में अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो m होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई। तब m क्या होता है बेटे? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। इस कंडीशन में l इज एफ ओ बाई यू ई, और इस कंडीशन में l इज एफ ओ बाई एफ ई, सॉरी एफ ओ प्लस यू ई, और उस कंडीशन में एफ ओ प्लस यू ई, और उस कंडीशन में एफ ओ प्लस यू ई। ठीक है ना? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स। वी आर डन विद द रे ऑप्टिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेव ऑप्टिक्स। एक सिंगल पेज में वेव ऑप्टिक्स निपटाते हैं, एक सिंगल पेज में वेव ऑप्टिक्स निपटाते हैं। तो क्या बोल रहा है वेव ऑप्टिक्स के अंदर? सबसे पहले आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स बोलता है कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया था? जब हम पढ़ते थे कि नो बैक वेव फ्रंट इज पॉसिबल। बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी 0 होती है। इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो अगर एक वेव A1 साइन ओमेगा टी है और दूसरी वेव A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, दोनों आपस में सुपरपोज करेंगे, तो उस केस में वो आपसे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पूछता है, फिर वो आपसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछता है, और इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले में इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटे? इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है तो आप कह देंगे
2 रूट i1 i2 cos phi बराबर मैक्सिमम, तो फेज डिफरेंस होता है 0 2 पाई 4 पाई सो ऑन, और पाथ डिफरेंस होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा डैश डैश एन लैम्डा। अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेगा तो फेज डिफरेंस इज पाई 3 पाई 5 पाई, और पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n-1 लैम्डा बाई 2। आगे बोलते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की बात करता है वो, तो अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन बात करता है तो वो होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, और अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करेगा सो देन इट इज n लैम्डा डी बाई डी, देन इट इज n लैम्डा डी बाई डी। आगे बोलेंगे तो फ्रिंज विड्थ जिसका बीटा होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और बीटा डैश इज बीटा बाई म्यू, बीटा डैश इज बीटा बाई म्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तब होता है जब हम इसको किसी और मीडियम में इमर्स करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू होता है। डिफ्रैक्शन की बात करें तो आपका पाथ रेफरेंस ए साइन थीटा होता है। मिनिमा के केस में इट शुड बी एन लैम्डा, या फिर थीटा एन होता है एन लैम्डा बाय ए। मैक्सिमा के केस में इट शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2, या फिर थीटा होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2a। समझ आया कि नहीं आया? सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ जो होता है वो 2 लैम्डा डी बाई ए होता है, और सेकेंडरी मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा डी बाई स्मॉल ए होता है, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा के फ्रिंज विड्थ के हाफ के बराबर होता है, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा के फ्रिंज विड्थ के हाफ के बराबर होता है। समझ आया ना? तो इसी के साथ चैप्टर 10 डन हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 11। आधे पेज के अंदर इसके फॉर्मूलाज होते हैं। क्या क्या फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिएगा। सर E बराबर एच न्यू, सर E बराबर एच न्यू, या फिर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप EV नॉट भी लिख सकते हैं, इसको हम EV नॉट भी लिख सकते हैं बेटे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, E बराबर वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट होता है अगर, तो एच न्यू को वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट भी लिख सकते हैं। E को डिवाइड कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास एक ग्राफ बन के आता था, अगर आपको याद हो तो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाई पी होता है या h बाई एम वी, और मोमेंटम होता है √2m k, तो इसीलिए k की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज h बाई √2m k, या फिर h बाई √2m q इंटू v, तो लैम्डा हुआ 12.3 बाई √v नॉट एंगस्ट्रम, बाई √v नॉट एंगस्ट्रम। आई बात समझ? आई बात समझ? यस, सो वी आर डन विद द चैप्टर 11 एज वेल। 2 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर 11 खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना? आइए जरा बढ़ते हैं, आइए जरा बढ़ते हैं। पहले चैप्टर 13 की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 14। देखिए चैप्टर 14 में एक ही फॉर्मूला है, एनी एन एच बराबर एन आई स्क्वायर, या फिर ये म्यू बराबर वी डी बाई ई, या फिर 1 बाई रो बराबर ई एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। सिग्मा हो गया ई एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और रो होता है 1 बाई ई एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये फॉर्मूलाज तो इतने ही है, चैप्टर के अंदर चीजें हैं लेकिन ये फॉर्मूलाज इतने ही है। आधे मिनट के अंदर चैप्टर, ये थंबनेल बनना चाहिए, कंप्लीट चैप्टर इन हाफ मिनट, 30 सेकेंड। चैप्टर 14 इन 30 सेकेंड, ठीक है ना? सही है ना? चैप्टर 13 न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो न्यूक्लियाई में सबसे पहले न्यूक्लियर मास पता होना चाहिए। एक न्यूक्लियन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन होता है Z, ठीक है ना? है मास ऑफ प्रोटॉन Z होता है, ये क्या लिख दिया भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं भाई Z, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है A-Z, इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना? इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस का साइज, उसका वॉल्यूम आपका A के ऊपर डिपेंड करता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बेटे। 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहां से अगर आप देखोगे तो R इज इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3 आता है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बेटे, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसको आप फर्दर ma बाय 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हो। A पे डिपेंड नहीं करता, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला 3m/4 पाई r नॉट का होल। अगला आता है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, डेल्टा m, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास। और इस डेल्टा m को अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आता है ना? आपका बाइंडिंग एनर्जी आता है, और आपसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी वो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना? और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एटम्स का कॉन्सेप्ट। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स में सबसे पहले आपसे पूछेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसका फॉर्मूला होता है भाई या तो 2kZe² बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर 4kZe² बाय mv², या फिर 4kZe² बाय mv²। कहानी हो गई क्लियर। अगला आता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर होता है बेटे kZe² cot θ/2 by 1/2 mv² by 1/2 mv²। समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद अगर आप गौर से देखते हो तो यहां से आपको क्लियर आती है कहानियां, यहां से आपको आता है ये बोहर के कंडीशंस। तो बोहर के क्या बात आती है? बोहर कहता है भाई इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर होना चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा है तो यहां से हमको r मिला nh/2π mv, r मिला nh/2π mv, और पीछे वाले पेज से r मिलता है kZe² बाय mv²। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया बेटे? तो यहां से जब मुझे r मिलता है, यहां से जब मुझे r मिलता है तो गौर से देखिएगा बेटे, गौर से देखिएगा। फिर मैंने क्या किया? वेलोसिटी निकाला कि 2π kZe² बाय nh, और मैंने जब इक्वेट करा तो r का फॉर्मूला और आया n²h² बाय 4π² mkZe² बाय mkZe²। r के निकलते ही बेटे, r के निकलते ही बच्चा मेरे पास आता है यहां से आपका इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रम। उसके बाद वेलोसिटी इज अल्फा c बाय n, वेलोसिटी इज अल्फा c बाय n, ठीक है ना? ये पता होना चाहिए आपको, वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला kZe² बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -kZe² बाय r, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -kZe² बाय 2r। और ये पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन आया है ना सैंपल पेपर में इसके ऊपर, सो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -2π² mk²z² e⁴ बाय n²h² बाय n²h²। इसी के साथ आपका टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिर हम स्पेक्ट्रल सीरीज की तरफ बढ़ते हैं बेटे, जहां पर वो आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी 2 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ट्रांजिशन हो रहा है तो उनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। और यहां से फिर हम लोग 1/λ करते हैं विच इज 2π² mk² e⁴ बाय ch³ इंटू 1/n1² बाय 1/n2², जहां पर ये होता है r, जिसको अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोगों ने क्या बोला? रिडबर्ग कांस्टेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। फिर बातचीत आती है बेटे लेमन सीरीज की, फिर बातचीत आती है बच्चे लेमन सीरीज की। तो लेमन सीरीज में क्या होगा? n1 n1 हो जाएगा और n2 बाकी आप कितना भी कर लो। फिर बात आती है बामर सीरीज की, n2 2 होगा, पाशन में n2 3 होगा, ब्रैकेट में 4 होगा, और उसके बाद फंड की बात करेंगे तो ये आपका 5 होगा। और इसी के साथ हमने स्पेक्ट्रल सीरीज में फॉर्मूला जाना होता है कि अगर nth ऑर्बिट में फॉर्मूला होगा तो -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। है ना? है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में ये एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में ये एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट में ये एनर्जी, फिफ्थ में ये एनर्जी, और उसके बाद सिक्स्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, यहां तक हमने कर लिया बेटे। और इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं कंप्लीट फिजिक्स को। एक हिसाब से इसका टाइटल हो गया कंप्लीट फिजिक्स इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने कंप्लीट फिजिक्स समाप्त कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम ये जो आप लोगों की रिवीजन है ये कैसी लगी आपको, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से आप ही के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।